नमस्कार, मैं अर्चिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। नमस्कार, आज हम आए हैं भीलवाड़ा सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर धर्मेंद्र सिंह जी के यहाँ बातचीत करने। धर्मेंद्र जी को भीलवाड़ा आए 7 माह ही हुए हैं, लेकिन आते ही ये जनता में काफी पॉपुलर हो गए हैं। इनकी पॉपुलैरिटी का कारण है ऑल टाइम प्रेजेंट रहना, जनता के लिए इजीली अवेलेबल रहना और साथ ही सबसे जरूरी कानून व्यवस्था को स्ट्रिक्टली बनाए रखना। भीलवाड़ा के अलावा ये पूरे राजस्थान में फेमस हुए हैं अपने वांटेड अपराधियों को पकड़ने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकवाणी में। सर, पहले तो आप ये बताइए कि राजस्थान पुलिस दिवस जो मनाते हैं, ये क्यों मनाते हैं, इसकी महत्वता क्या है? देखिए, हर वर्ष की भांति इस साल भी 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाएगा और ये परंपरा शुरू हुई 16 अप्रैल 1949 से, जब पूरे राजस्थान प्रदेश में जितनी रियासतें थीं उनकी पुलिस का एकीकरण करके राजस्थान पुलिस का गठन किया गया था। तो तब से हर वर्ष अपने गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए राजस्थान पुलिस दिवस पूरे प्रदेश में हर जिले में और राज्य स्तर पे जयपुर में मनाया जाता है। सर, राजस्थान दिवस तो हम इतने सालों से मना रहे हैं, लेकिन आपको भीलवाड़ा में आए सिर्फ 7 माह ही हुए हैं। तो यहाँ पे आते ही आपकी क्या-क्या भीलवाड़ा के लिए महत्वताएं हैं? आप यहाँ के सबसे पुलिस मुखिया हैं भीलवाड़ा की, आप क्या देखते हैं भीलवाड़ा के लिए विजन? इस सबसे जो प्रमुख प्राथमिकताएं अगर भीलवाड़ा की देखें तो यहाँ कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। यहाँ पे जो सांप्रदायिक माहौल रहता है उसमें कैसे हम लोग सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाएं और आपसी भाईचारा से एक शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के यहाँ जो अपराध होते हैं उसे कंट्रोल में रखना, महिलाओं और कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम, इस तरह की बहुत सारी टॉप की प्राथमिकताएं हैं जिस पे हम लोग लगातार। आपने भी कहा कि महिलाओं के अपराध जो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए आप काम करेंगे। किस तरह से आपने सोचा है कि इसके लिए आप करेंगे? इस पे हमारी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। उनमें से जो सबसे अभी नया जो प्रयोग है वो कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है, जिसमें जो एक महिला पेट्रोलिंग यूनिट है जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में, कस्बों में स्कूल, कॉलेजेस और बच्चियों के आवागमन जैसे स्थान पर पेट्रोलिंग करती हैं। उनसे संपर्क करके राजकॉप सिटीजन ऐप जो है उसके बारे में जानकारी देती हैं। इस ऐप की बेहतरीन बात यह है कि इसमें जो नीड हेल्प बटन है, जब आप इसे यूज़ करते हैं तो आपका लोकेशन पुलिस के पास पहुंच जाता है। पुलिस तुरंत आपके पास जो पुलिस के रेस्पॉन्स व्हीकल्स है वो पहुंच जाता है। तो ये एक प्रयोग है। इसके अलावा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का गठन किया हुआ है जो सिर्फ महिला संबंधी अपराधों पर कार्य करती है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं इससे हम लोग लगातार महिला अपराधों में कमी ला रहे हैं। एक दूसरा आपने कहा था साइबर क्राइम के लिए। साइबर क्राइम की लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है और जहाँ पर अवेयरनेस है वहाँ पे क्राइम होने के बाद उन्हें पता चल रहा है कि कुछ हुआ भी है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? साइबर क्राइम एक नया तरह का क्राइम है और इसमें इंटर स्टेट इम्प्लीकेशंस हैं। जैसे अपराधी दूसरे राज्यों में बैठा रहता है और अपराध यहाँ हो जाता है, तो इसके लिए भारत सरकार ने काफ़ी कोई अच्छे प्रयोग किए हैं। जैसे प्रतिबिंब पोर्टल है, CIR पोर्टल है। इसमें कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति के साथ अगर अपराध होता है तो वो उस पोर्टल पे वो अपराध अपलोड होता है और हमें यहाँ पता चल जाता है कि अपराधी यहाँ बैठा है, तो उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे उस अपराधी को पकड़ते हैं। तो इस तरह के जो नए प्रयोग हैं भारत सरकार के और राज्य सरकार के, इससे हमें काफ़ी सफलता मिल रही है और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, स्कूल कॉलेजेस के अवेयरनेस प्रोग्राम से भी काफ़ी हम लोगों ने इसके प्रति अवेयरनेस फैलाया है और जिसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने हैं। भीलवाड़ा में सर एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, लोगों की गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जबकि हमने चेंजेस देखे हैं आपके आने के बाद, बहुत ऑब्वियस हुआ है कि ट्रैफिक व्यवस्था भी चेंज हुई है, गश्त में भी हमें गाड़ियाँ ज़्यादा नज़र आई हैं। लेकिन इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, किस तरह की गश्त लगती है, क्या आप बताएंगे? ट्रैफिक को लेकर एक बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए शहर में इशू रहता है। इसको लेकर कुछ जो कंजेशन पॉइंट्स थे उसे चिन्हित करके हमने वन वे किया है। कुछ अतिक्रमण हटाने के भी अभियान प्रशासन की मदद से चल रहे हैं और आम जन को भी हम लोग इसमें जागरूक कर रहे हैं। और हमारे जो सरकार की तरफ से जो पुलिस रेस्पॉन्स व्हीकल्स हैं 112, उसका भी काफ़ी अच्छे परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी कोई भी किसी भी तरह की शिकायत आती है तो एक डेडिकेटेड व्हीकल है जो कि रेस्पॉन्स के लिए अब है हमारे पास। पहले क्या होता था कि थाने
के कार्य और गश्त दोनों के लिए सिर्फ एक ही वाहन हुआ करता था पहले। अब थाने के कार्य के लिए अलग वाहन है, और इस तरह की कुछ भी जो शिकायत पब्लिक करती है 112 पे, उसके लिए अलग वाहन है। तो रेस्पॉन्स टाइम बेहतर हुआ है। रेस्पॉन्स टाइम बेहतर होने से जो हमारे रेस्पॉन्सेज हैं वो भी बेहतर हुए। सर आप 112 बता रहे हैं, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? 112 एक नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन है, जिसमें कोई भी जो सिटीजन है भारत का या व्यक्ति जो भारत में है, वो कहीं भी इंडिया में उसको कॉल करेगा तो उससे किसी भी तरह की इमरजेंसी उससे लिंक्ड है। ना ही सिर्फ पुलिस के अलावा फायर, मेडिकल, अन्य जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो उसको इंटीग्रेट किया गया है, और उसका जो कॉल जाता है हमारे अभय कमांड सेंटर पे जाता है। और अभय कमांड सेंटर से जुड़े हुए हमारे इस तरह के पुलिस रेस्पॉन्स व्हीकल्स हैं, तो उन रेस्पॉन्स व्हीकल्स पे जो है वो मैसेज चला जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे आपने कोई शिकायत की तो वो उन रेस्पॉन्स व्हीकल्स में एक टैबलेट लगा हुआ है, और उस टैबलेट में वो मैसेज चला जाता है कि फलाने व्यक्ति ने ये शिकायत की और उनको ये समस्या है और उनका लोकेशन इस जगह है। तो उसको ट्रैक करते हुए हमारी जो रेस्पॉन्स व्हीकल्स है उस स्थान पे पहुंच जाती है, और जो व्यक्ति जिसे सहायता चाहिए उसे तुरंत सहायता प्रदान करता है। तो सर चेंजेस तो आए हैं, गश्त में भी आए हैं, ट्रैफिक में भी हैं, और क्राइम को भी आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी माफिया तो अभी भी है। भू माफिया कह लीजिए, गैंग वायलेंस कह लीजिए, ये सब भिलवाड़ा में काफ़ी ऑब्वियस हो गया है। उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, इसमें कोई भी जो माफिया तत्व है वो क्यों इस तरह का अपराध करता है, वो संपत्ति अर्जित करने के लिए करता है। तो अगर हम उनकी संपत्ति पे ही वार करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इस संदर्भ में जो NDPS एक्ट है उसकी धारा 68F है, उसमें अगर कोई ड्रग स्मगलर अवैध संपत्ति अर्जित करता है तो उसकी संपत्ति फ्रीज करने का प्रावधान है, जिसमें हमने काम चालू किया है, और अभी तक 3 ऐसे अपराधियों की संपत्ति हमने फ्रीज करने के प्रोसेस स्टार्ट किया है। इसके अलावा जो नया क्रिमिनल लॉ है उसमें 107 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध से संपत्ति अर्जित करता है तो उसकी संपत्ति फ्रीज हो सकती है। तो उसमें भी हमारे 3 ऐसे केसेस हैं जो अभी चल रहे हैं, और ऐसे आगे हमारी जो कार्य योजना है कि अंततः जो अपराधी है वो संपत्ति अर्जित करने के लिए अपराध कर रहा है, तो अगर हम उसकी संपत्ति फ्रीज कर देंगे तो उसका जो है मोराल टूटेगा, क्योंकि बहुत बार जो क्रिमिनल केस है वो लंबा चलता है, फिर उसे बेल हो जाती है, तो वो इसे एक आर्थिक जरिया समझता है पैसा कमाने का। तो अगर पैसा ही जो कमा रहा है वही हम लोग फ्रीज कर लेंगे तो काफ़ी कंट्रोल होगा। इसके अलावा बहुत बार हम लोग देखते थे कि अपराधी फायरिंग करते थे, तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें अपराधी घायल हुए हैं, तो इससे भी उनका मनोबल टूटा है, और आप देखेंगे कि 2025 में एक भी फायरिंग के प्रकरण अब नहीं हुए हैं। फायरिंग के प्रकरण तो नहीं हुए, लेकिन गैंग वायलेंस अभी भी विजिबल है काफ़ी। एक टोली ये बन गई है, दूसरी टोली वो बन गई है, और वो एक दूसरे के अगेंस्ट किसी ना किसी तरीके से एक्शन कुछ ना कुछ ले रहे हैं। उनके अगेंस्ट आपका क्या एक्शन होगा? और आप देखेंगे 2025 को तो इस तरह के आपसी गैंगवार में भी काफ़ी कमी आई, क्योंकि हम लोगों ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बना रखा है जो कि उनके अपराध करने के पहले ही उन पे कार्रवाई कर देती है। अगर जैसे मान लीजिए कोई गैंगस्टर है, उसे अपराध करना है तो क्या करना होगा, उसे हथियार लाना होगा, तो हम लोग उन पर निगरानी रखते हैं और उनके हथियार को जब्त करके उन पर केस बनाते हैं। तो नेचुरली जो वो हथियार ला रहे थे अपराध करने के लिए, उस हथियार रखने के ही जुर्म में जब वो पकड़े जा रहे हैं तो उस तरह के अपराध नहीं कर पा रहे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इसलिए हमारी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स इस पे लगी रहती है, और उनका सिर्फ काम यही है कि इस तरह के गैंगस्टर्स पे निगरानी रखना। जनरली क्या होता था पहले कि अपराध होता था, फिर हम टीम गठित करते थे, फिर हम उनको पकड़ते थे। अभी जो टीम गठित है उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य अपराध रोकना है, और वो उन पे निगरानी रखते हैं। हमारे मुखबिर जो है फील्ड्स में है, जिनसे हमें वो सूचना देते रहते हैं कि कौन सा अपराधी हथियार लेकर आया है, तलवार लेकर आया है, चाकू लेकर आया है। तो आर्म्स एक्ट के केसेस हम लोग जब उन अपराधियों के खिलाफ बनाते हैं तो नेचुरली उस तरह के अपराध में कमी आ जाती है। तो इस कारण से इस तरह के जो गैंग वॉर्स हैं उसमें कमी आई है। सर आपके जवाब तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लग रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि किस तरह से आपने हथियारों पे भी निगरानी रखी, और अगर कुछ होता है तो उसके बाद आप कितना क्विक एक्शन लेते हैं। लेकिन सर ये तो वो चीज़ें हो गई जिनकी जनता आगे आकर के पुलिस को अपनी समस्या बता रही है। कई जगहों पर ऐसा होता है कि जनता को लगता है कि हम पुलिस के पास ना जाएं, या हो सकता है कि हम अपने अपने तक रख लें, लेकिन कई बार बात ज़्यादा बढ़ जाती है।
जनता पुलिस को अपना फ्रेंड नहीं मान पा रही है, उसके लिए आप क्या सोचा? ये बिल्कुल सही है। देखिए, पुलिस का जो रोल है समाज में दोहरा है। पुलिस एक तरफ रोकती टोकती भी है और दूसरी तरफ सुनवाई भी करती है। जी। मान लीजिए कोई आम जनता है, वो बिना हेलमेट के जा रही है, पुलिस जब उसको रोकती है तो उसके मन में पुलिस के खिलाफ एक नकारात्मक भाव पैदा होता है जी। कि पुलिस तो सिर्फ चालान बनाने के लिए खड़ी है। और उसी जनता के साथ मान लीजिए कोई क्राइम हो जाता है, कोई इसका चेन छीन लेता है, मोबाइल छीन लेता है, तो उसी जनता को वापस उस पुलिस के पास आती है। तो पुलिस के लिए अब वो एक क्लाइंट हो गए। जहां पुलिस उसी आम जनता को हेलमेट के लिए टोक रही थी, आज के डेट पे अब जब वो अपराध हो गया उससे, अब वो ही क्लाइंट है। तो हम बहुत बार अपने क्लाइंट को ही रोकते टोकते हैं और फिर उनको सर्विस भी देते हैं। तो वो एक द्वंद्व का भाव जो है हमेशा पुलिस के साथ रहेगा, क्योंकि समाज में हर कोई अपराधी नहीं है, लेकिन जो अपराधी नहीं भी है उसको भी हम लोग टोकते हैं। हेलमेट नहीं पहना तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, बहुत छोटा सा इशू है, वो हम लोग उसके लाइफ के सेफ्टी के लिए करते हैं। लेकिन वहाँ हम अपना एक नकारात्मक भाव पैदा हो जाता है जनता में कि पुलिस ने हमें हेलमेट के लिए टोका। तो एक डिफिकल्ट काम है कि हमें रोकना टोकना भी है आमजन को, और आमजन की सहायता भी करनी है। तो इस कड़ी में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं। आज के डेट पे हर थाने में स्वागत कक्ष है, और अगर थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ईमेल है, ट्विटर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे हम लोग आजकल एक्टिव हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 112 है, कोई भी व्यक्ति को थाने भी जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे 112 पे अपना शिकायत करता है तो पुलिस उसके घर पे गाड़ी लेके आती है या जहाँ भी उसको सहायता की ज़रूरत है। इसके अलावा संपर्क पोर्टल है, जैसे आप थाने पे नहीं जाना चाह रहे हैं, आप ऑनलाइन आजकल संपर्क पोर्टल पे अपना परिवार डाल देते हैं, उस पर भी पुलिस रिप्लाई करती है। 181 CM हेल्पलाइन है। तो इस तरह करके पहले जो एक स्थिति थी कि सिर्फ आप थाने पर जाके ही कंप्लेन कर सकते हैं या अन्य ऑफिसेज में नहीं, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, ईमेल से भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया से भी पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और उस पर पुलिस जवाब देती है। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो डिप्टी SP हैं, एडिशनल SP, SP, IG, वो सारे अपने ऑफिसेज में जन सुनवाई का प्रावधान है। अगर वो असंतुष्ट होते हैं पुलिस की कार्यप्रणाली से या उसके रिस्पॉन्स से, तो जन सुनवाई में आकर अपना परिवाद हमें देते हैं। तो 20 साल पहले जो स्थिति रही होगी एक्सेस का, वो आज एक्सेस इशू नहीं है। आज हर व्यक्ति पुलिस को एक्सेस कर सकता है, फिजिकली नहीं तो इलेक्ट्रॉनिकली, और उसमें काफ़ी लगातार सुधार हो रहा है। और इसमें मैं आशा करता हूँ कि आगे जनता का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, क्योंकि एक्सेस बढ़ रहा है, तो वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। सर, ये तो ये बात होगी कि किस तरह से जनता आपके पास पहुंच सकती है, लेकिन आप आगे होकर के जनता के पास पहुंचने के लिए, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, उनके साथ घुलने मिलने के लिए किस तरह से कोई प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं या ऐसा कुछ? क्योंकि राजस्थान पुलिस का एक बहुत स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जो कम्युनिटी लाइजन ग्रुप कहलाता है, CLG। उसमें हर थाने में CLG मेंबर्स होते हैं और जो उसकी 1/3 मेंबर्स हर साल बदले जाते हैं। और लगातार नियमित तौर पे इस तरह की जो CLG मीटिंग्स हैं वो थाने स्तर पे होती है, जहां सीनियर ऑफिसर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और वहां जनसाधारण अपनी समस्याएं उन मीटिंग्स में हमारे सामने रखता है। तो एक तो ये तरीका है जहां हम जनता के सामने जाते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हमारे मोबाइल नंबर्स, कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर्स, मेरे व्हाट्सएप नंबर, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो हमने जनता को दे रखे हैं। तो उस पर जनता हमें लगातार सूचना देते रहती है और गुप्त रूप से बहुत सारे अपनी समस्याओं के अलावा अवैध गतिविधियों की भी सूचना हमें जनता देती है। अगर कहीं कोई अवैध शराब बिक्री हो रहा है, ड्रग्स बिक्री हो रहा है या कोई अवैध खनन हो रहा है, तो इस तरह के मैसेजेस मेरे मोबाइल नंबर पे, हमारे कंट्रोल रूम पे और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लगातार जनता भेजती है। तो आपका जो सवाल है कि हम जनता तक चला के कैसे पहुंच रहे हैं, तो उसमें हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, मोबाइल नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स जनता को दे रखे हैं और साथ में इस तरह के कम्युनिटी लाइजन मीटिंग्स भी होती है जिसमें जनता अपना पक्ष रखती है। सर, अभी तक हम पुलिस की बात कर रहे हैं कि जनता क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखती है पुलिस से। जैसा आपने कहा कि नेगेटिव भी होती है, तो साथ ही जब उनको हेल्प चाहिए होती है तो वो पुलिस के पास से आती है। लेकिन पुलिस क्या एक्सपेक्ट करती है जनता से? आपको जनता की किस तरह से हेल्प चाहिए? जनता से हमारी हेल्प ये है कि जो कुछ अवैध गतिविधि वो देखते हैं या अवैध लोगों को देखते हैं, तो उसकी सूचना निर्भीक रूप से हमें दें। और हमारे जो नंबर्स हैं उस पर हमने कमिट कर रखा है कि आपका नाम गुप्त रखा जाता है।
बहुत सारी जनता पिछले 7 माह में भीलवाड़ा की जनता ने मुझे सूचना दी भी है और इन्हें ये पता है कि उनका नाम आज तक बाहर नहीं आया। तो इस तरह से धीरे धीरे वो ट्रस्ट बनता है। तो जैसे अगर 10 लोगों ने मुझे सूचना दी, उस पर कार्रवाई हुई और उनका नाम भी गुप्त रहा, तो 50 लोगों को और बताएंगे कि ये नंबर है, इस पर आप मैसेज करो। तो इस तरह से ये जो ट्रस्ट का भावना है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सर, हमने ये देखा है कि जैसे कुछ गैंग वायलेंस हुआ है या कहीं पे कोई अपराध हुआ है तो जनता आपसे पहले आपका काम में डोरा डालती है। मतलब कहीं पे धरना कर दिया, कहीं पे आपके काम को डिस्टर्ब किया, उसमें आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जैसे जनता से ये अपेक्षा है कि अगर कोई, देखिए, घटना दुर्घटना क्राइम जो है समाज में सदियों से चला आ रहा है और हम लोग 100% नहीं रोक पाए हैं आज तक। धीरे धीरे हम लोग डेफिनेटली प्रयास करते हैं कि हमारा जो टेन्योर हो उसमें कुछ अपराध कम कर पाएँ, जीरो नहीं कर पाते। कुछ हमारी लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को जनता को समझना चाहिए और जनता अगर अपराध के बाद सड़क जाम धरना प्रदर्शन करती है तो हम उसमें एंगेज हो जाते हैं, अपराध में काम नहीं कर पाते हैं। तो जनता को समय देना चाहिए और अगर जनता को लगता है कि पुलिस का रिस्पॉन्स सही नहीं है तो फिर उन्हें सीनियर ऑफिसर्स से बात करना चाहिए और ताकि पुलिस जो है अपना काम कर सके और जनता साथ में जो रूल्स है उसको फॉलो करे, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करे। बहुत बार मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे जो जुलूस झांकियाँ होती है उसमें डीजे का बहुत प्रयोग कर रही है जनता। मैं चाहता हूँ कि जनता डीजे का प्रयोग का बहिष्कार करे, डीजे को मना कर दे। उससे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे घरों में रहते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। तो सारे समस्त लोगों से, समाज के उनसे मेरा अपील है कि जो नियम कानून बने हुए हैं उसकी पालना करें और जो लोग इसका नहीं पालना करते हैं उनका बहिष्कार करें। उसमें 2 तरीका है। जैसे एक जो हार्डकोर अपराधी है वो अगर फायरिंग करता है, कुछ करता है, तो उस पर तो जनता में बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन इस तरह के छोटे चीज़ जिसमें डीजे का इस्तेमाल है, हेलमेट है, ट्रैफिक रूल्स है, उसमें जनता का उतना सहयोग नहीं मिलता है। जब उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर आने का कहते तब उन्हें हाँ, तो वो जनता से अपेक्षित है कि हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री बनने का जो संकल्प ले रहे हैं तो तभी बन पाएंगे जब हम लोगों में सिविक सेंस अच्छा होता जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि जनता अपने आप में, अपने में सिविक सेंस ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ में धर्मेंद्र सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से सर एक्शन ले रहे हैं क्राइम के अगेंस्ट, लेकिन किस तरह से सर चाहते हैं कि जनता उन्हें कोऑपरेट करे। कहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी नेगेटिव इमेज बन रही है तो कहाँ वो उसे सुधारने के लिए पॉजिटिव इमेज भी बना रहे हैं। आज सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। नमस्कार।